को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई निवेश का विकल्प जहां पर वो जोखिम ना उठाएं, जहां पर उनको गारंटीड रिटर्न मिले। हालांकि गारंटीड रिटर्न जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए होता है। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा जो है चलन में आ गए हैं। अब बॉन्ड्स के चलन में आने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेबी जो है वो भी काफ़ी हद तक हरकत में आ गया है, और इन्होंने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म को लेकर कोई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। वो गाइडलाइन एक निवेशक होने के नाते आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करते हैं। अंकित गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर बॉन्ड्स इंडिया, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, आपने शिरकत की। मुझे ये बताइए कि सेबी ने यहाँ पर क्या गाइडलाइंस निकाली है और किस वजह से भी निकाली है। सी बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे एक्शन करीबन 2-3 साल पहले शुरू हुआ, जहां फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेबी एवरीवन गॉट एक्टिव कि ये बताने के लिए कि बॉन्ड निवेशकों, रिटेल निवेशकों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट ये देखते हुए कि ये आने के बाद बहुत सारे बॉन्ड पोर्टल्स, ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल जिसको सेबी नाम दे रहा है, बहुत सारे पोर्टल्स आ गए जो बॉन्ड बेचने लगे। अब जब बॉन्ड बेचने की बात आई तो कई सारे बॉन्ड्स ऐसे थे जो रेगुलेटेड थे, लिस्टेड थे, कई सारे बॉन्ड्स ऐसे थे जो अनरेगुलेटेड थे, अनलिस्टेड थे, जो सेबी की परव्यू में या कंपनीज की परव्यू में नहीं आ पा रहे थे। तो इसीलिए सेबी ने 2022 में एक नई गाइडलाइंस निकाली, ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर गाइडलाइंस। बेसिकली एक कैटेगरी क्रिएशन है। जैसे सेबी ने पहले ब्रोकिंग गाइडलाइंस निकाली, पीएमएस लाइसेंस की गाइडलाइंस निकाली, म्यूचुअल फंड्स की गाइडलाइंस निकाली, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करेंगे या जो क्लाइंट्स को बॉन्ड बेचेंगे, उसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस निकाली कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, व्हाट इज द राइट वे टू वर्क, रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कैसे बचाव होगा, वो कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, और कोई मिस सेलिंग ना हो, कोई गलत बॉन्ड ना बेच दिया जाए। रिटेल कस्टमर बहुत वल्नरेबल होता है, वो बहुत डिपेंडेंट होता है दूसरों की एडवाइस पे, अनलाइक अ एचएनआई और अ फैमिली ऑफिस। सो रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सेबी केम आउट विद द गाइडलाइंस कॉल्ड ओबीपीपी गाइडलाइंस, which regulates how an OBPP, the online bond provider portal provider, will operate in this space। उनको किस किस तरीके से काम करना होगा, केवाईसी कैसे करनी होगी, किस तरह के बॉन्ड बेच सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया रखना है, रिटेल इन्वेस्टर को क्या बताना है। तो सारा कुछ कवर्ड है कि आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है और आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस। अंकित, एक चीज़ जो मुझे समझनी है यहाँ पर, वैसे तो गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर मैं एक प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 51A की बात करूँ, तो इसको किस तरह से गाइडलाइन में शामिल किया गया है, जहाँ पर लोगों को बताया गया है कि रिटेल निवेशकों के लिए एग्जैक्टली किस तरह की ऑफरिंग होनी चाहिए। एक बहुत जो सेबी के कंसर्न की बात थी वो ये थी कि अनलिस्टेड बॉन्ड, जो कि बॉन्ड कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल बिफोर सेबी का रेगुलेशन आने के पहले वो बेच रहे थे। नाउ सबसे बड़ा वरी सभी के लिए ये था कि कल के दिन ये अनलिस्टेड बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाते हैं या इनकी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कहीं पे भी अपनी डेटा फाइल नहीं करते हैं, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर ये बॉन्ड को खरीद रहा है तो उसे नहीं पता होता है कि वो किस तरह का बॉन्ड खरीद रहा है, नहीं होता है। सो द मेजर कंसर्न सेबी को जो था कि बॉस, अगर मैं यहाँ पे अनलिस्टेड बॉन्ड अलाउ करूंगा तो कल के दिन ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क वाला बिजनेस हो सकता है। सो 51A के अकॉर्डिंग सेबी ने क्या बोला है कि आप अनलिस्टेड बॉन्ड किसी भी तरीके से ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर के हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप रिटेल कस्टमर को नहीं बेच सकते। गोइंग फॉरवर्ड ये सेबी का इंटेंट था कि ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर अनलिस्टेड बॉन्ड ना बेचे, बट देन अगेन थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी इन दिसंबर 2022, बिटवीन दिसंबर 2022 टू जून 2023 में ये था कि शायद कोई दूसरा पोर्टल बना के जिसको सेबी के अंदर रेगुलेट ना करके हम अनलिस्टेड बेच सकते हैं। बट इंटेंट बहुत क्लियर था सेबी का, तो इसलिए सेबी ने जून 2023 में एक सर्कुलर निकाल दिया जहां पे ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनलिस्टेड बॉन्ड नहीं बेच सकते, बिकॉज वो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स में रिटेल के लिए फॉल नहीं करता है। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर किस तरह के निवेश विकल्प, किस तरह के बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम के निवेश के विकल्प एक निवेशक को मिलते हैं। अगर हम ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे विकल्प जो होते हैं बहुत वेरीड होते हैं। राइट फ्रॉम, जनरली बॉन्ड्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो रिस्क पैरामीटर हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जो होती है ट्रिपल ए टॉप नॉच क्रेडिट रेटिंग होती है, एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो बॉन्ड्स होता है वो ट्रिपल बी तक आता है। ट्रिपल ए से डबल ए का सफर, डबल ए से ए और ए से ट्रिपल बी का सफर, एक चार पैरामीटर्स में ब्रेक हो जाती है।
तो जहां पे भी आप ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल की ऑफरिंग्स देखेंगे तो वो रेंज करेगा ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल बी में, ट्रिपल ए बीइंग द मोस्ट सेफेस्ट, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है इन्वेस्टर को, एंड ट्रिपल बी बीइंग द रिस्कीएस्ट वन इन द होल पॉपुलेशन। सो इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसे करीबन अगर देखें ट्रिपल ए का रेंज 7-7.5% की ब्याज दर सालाना से लेके 13.5-14% की ब्याज दर सालाना तक मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उनको कितना रिस्क लेना है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी आय की एक्सपेक्टेशन क्या है, डिपेंडिंग वो क्या कितना रिटर्न चाहते हैं और कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, या पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर उस पर कॉल ले सकते हैं। अगर उनको एक मिक्स बैग पोर्टफोलियो बनाना है जहां पे ट्रिपल ए प्लस का एक मिक्स बना के 8-8.5% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, जो कि एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट को बीट कर सकता है, तो वो वहां कर सकते हैं। अगर उनका रिस्क लेने का एपेटाइट ज्यादा है, जहां पे वो ए ब्रैकेट में, ए माइनस ट्रिपल बी ब्रैकेट में जाके अपनी रिटर्न को 11-11.5% पे लॉक इन करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑफरिंग की जाएगी अंकित, जो ऑफरिंग की जाएगी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के ज़रिए, इसमें ख़रीदारी से लेके सेटलमेंट से लेके रिडिम्पशन से लेके क्या नियम कानून है जिन पर एक निवेशक को ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि सिंस सेबी ने ये बोला है कि ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर अनलिस्टेड बॉन्ड नहीं बेच सकते, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है समझने के लिए कि किसी भी निवेशक को अनलिस्टेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं एक रिस्क वाला काम है। सेकेंडली, जब भी आप एज अ निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करनी है कि वो सेबी में एज एन ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। बिकॉज हम सेबी हमेशा ये कहती है कि आप किसी से भी डीलिंग करें उसी पार्टिसिपेंट से डील करें जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, बिकॉज वही आपको कंप्लायंस में सेबी के, जब भी आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है तो सेबी आपके प्रोटेक्शन के लिए आ सकता है। अगर आप एक अनरेगुलेटेड एंटिटी जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है उसके साथ डील करते हैं तो वहां पे सेबी भी आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ सकती है, एंड देन गोज ऑन अ सिविल कोर्ट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप डील कर रहे हैं तो आप किस तरीके के बॉन्ड खरीद रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं देखें समझें, जब आप सब चीज समझ लें उसके बाद खरीदें, किसी के बोलने पे ना आए। मतलब मार्केट में कोई समझाएगा आपको ये खरीद लो वो खरीद लो, बट जब तक आप अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस ना कर ले उसके पहले आप इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट करते टाइम सारा का सारा सेटलमेंट जो होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। तो जब आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू सेटल कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें जो आप पैसे दे रहे हैं किसी भी ओबीपीपी को या ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर को, वो पैसे का जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट नंबर हो, ना कि ओबीपीपी का डायरेक्ट अकाउंट नंबर हो। चौथी चीज जो वर्थ इन्वेस्ट चेकिंग है कि जब आपका ट्रेड सेटल हो तो एंड ऑफ द डे ये जरूर चेक करें कि आपके डीमैट अकाउंट में वो बॉन्ड जो आपने खरीदे थे वो आए कि नहीं है, और जो बॉन्ड आपने एग्जैक्टली ऑर्डर दिए थे वही बॉन्ड आए हैं कि नहीं आए। अंकित, अब ये सब तो आपने हमें बताया है, लेकिन एक निवेशक होने के नाते मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि जो प्लेटफॉर्म है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? क्या किसी भी तरह की एडवाइजरी हम प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं तो क्या वो जारी की जाएगी? कोई नोट होगा या क्रॉस चेक और वेरीफाई करने के लिए निवेशक के पास कोई जरिया है जो किया जा सकता है? इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और वो सेबी रजिस्टर्ड है तो उसे अपनी सेबी की रजिस्ट्रेशन नंबर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करना पोर्टल पे बहुत जरूरी है और कंपलसरी है, विदाउट विच कोई भी ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर वर्क नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, आप किसी भी प्रोवाइडर को चेक करना चाहते हैं कि वो सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आप सेबी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन एज एन ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है। जब आप ये सुनिश्चित कर ले कि हाँ ये बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है, आप कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप वहां पे सेबी के स्कोर्स की लॉगिन होती है, आपको कभी भी लगे कि नहीं यहाँ कुछ गलत है या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है या कोई अनलिस्टेड बॉन्ड बेची जा रही है सेबी के अधिनियम के खिलाफ है, तो आप वहां पे जाके सेबी के स्कोर्स में उस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये तो हुआ एक सुनिश्चित करने की बात। दूसरी चीज, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज का हो, ना कि ओबीपीपी का अकाउंट हो। बिकॉज आप जब भी फंड ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ बेनिफिशियरी का नाम और अकाउंट नंबर पूछा जाता है, तो वो जरूर इंश्योर करें कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग अकाउंट है।
कि ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अब बेचेंगे, तो मेरे ख्याल से जो दायरा है निवेश विकल्पों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म। किस तरह से अब इनका चुनाव किया जाए? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो मेरे ख्याल से एक ऐसा निवेश का जरिया है जो कि अपने पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करना चाहें तो बेहतरीन विकल्प है। सोने में आप उसके निवेश कर सकते हैं। निवेशकों के लिए अब इस तरह के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो अब वैरायटी इतनी है तो कन्फ्यूजन भी तो ज़्यादा होगा ना? राइट। सो अभी क्या है कि वैरायटी ऑब्वियसली होती है तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है तो आप खुद कंफ्यूज़ हो जाते हैं कौन-सा खरीदें, कौन-सा ना खरीदें। बट देन अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने होराइज़न के लिए खरीद रहे हैं, कितने टाइम फ्रेम के लिए खरीद रहे हैं, आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एकदम सेफ टॉप नॉच सिक्योरिटी चाहिए तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। आपको अगर गोल्ड में निवेश करना है और उस सोने पे सुहागा वाली जहाँ बात होती है कि बस अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड में निवेश करने की जगह आप गोल्ड बॉन्ड खरीदें बिकॉज़ गोल्ड बॉन्ड गोल्ड की तरह भाव भी बढ़ेगा गोल्ड का एंड उसके साथ आपको सालाना 2.5% ब्याज भी मिलेगा। सो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो आप थोड़ी लोअर रेट में जाते हैं। सो ऑप्शंस बहुत हैं, कन्फ्यूजन बहुत होती है लेकिन अगर आपकी दिमाग में आप क्लियर है कि आपको कितने किस टाइप का रिटर्न चाहिए बिकॉज़ बॉन्ड में एक अच्छी खास बात ये है कि आपको खरीदते टाइम ये पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा और आपको रिस्क आप किस रिस्क पे एंटर कर रहे हो। फ्यूचर तो ऑब्वियसली मार्केट डिपेंडेंट होता है जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है बट आप बॉन्ड जब खरीदते हैं तो आप फिक्स ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं। जब आप फिक्स ड्यूरेशन के लिए खरीद रहे हैं और आपको पता है कि आप किस इंटरेस्ट रेट पे अपने आप को बाँध रहे हैं, सो आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईज़ी हो जाती है। द ओनली थिंग जो आपको अभी डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह का रिटर्न, किस तरह की रिस्क और कितना टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एंड और एक चीज़ आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह का रिटर्न देख रहे हैं? आप मंथली रिटर्न देख रहे हैं, आप क्वार्टरली देख रहे हैं कि आप एनुअल देख रहे हैं? किस तरह का ब्याज का रिटर्न आपको चाहिए अकॉर्डिंगली सो एज़ टू प्लान योर फाइनेंसेस इज़ समथिंग आप डिसाइड करते हो डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो। अ, अंकित ये बताएं अभी, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहां पर आपको निवेश के कई सारे विकल्प दिए जाएंगे जहां तक फिक्स्ड इनकम की बात है। अब ऐसे में बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हालांकि गाइडलाइंस तो आई है, देखिए सेबी ने जहां पे जारी कर ही दी है, बहुत सख्त नज़र भी रखता है सेबी, लेकिन फिर भी जो शरारती लोग होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ तरीका अपनाते रहते हैं। अब हुँ, ऐसे हुँ। में वो क्या कुछ फ्रॉड के तरीके हैं जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी बचना चाहिए और निवेशकों को भी थोड़ा सा जागरूक रखने के लिए या करने के लिए आप क्या ऐसा बोलेंगे कि इस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए? कुछ बताइए, सतर्कता के लिहाज से निवेशकों को क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, सतर्कता बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है समझने के लिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। जब आप खरीद रहे हैं तो अमित, क्या बोल रहा था? आप आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह का बॉन्ड खरीद रहे हैं। सेकंड जब आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो बहुत सारे निवेशकों को ये बहुत बार ये बॉन्ड बोल के चिपकाया जाता है या दिया जाता है ये बोल के कि ये बहुत सेफ बॉन्ड है या ये सिक्योर बॉन्ड है जबकि वो सिक्योर्ड होता नहीं है, होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपना होमवर्क स्वयं करें। देखें आप जिस पोर्टल से बॉन्ड खरीद रहे हैं, आप एंश्योर करें कि वो सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कई जगह पे बॉन्ड पोर्टल्स ऐसे भी कुछ पोर्टल्स हैं जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स ही बेच रहे हैं जो सेबी के दायरे में नहीं आते। तो आपको एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर बिकॉज़ आप अनलिस्टेड बॉन्ड नॉट कि वो फ्रॉड कर रहे होंगे, बट सेबी के दायरे के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को अनलिस्टेड बॉन्ड्स की लिमिटेशंस या उनकी खामियाँ नहीं समझ में आती, तो उनको अनलिस्टेड बॉन्ड अवॉइड करना चाहिए। एक एचएनआई इन्वेस्टर, एक फैमिली इन्वेस्टर या फैमिली ऑफिस वाले समझते हैं कि अनलिस्टेड बॉन्ड में बाय करने में रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। तो वो कर सकते हैं बिकॉज़ उनके पास एक ड्यू डिलिजेंस की टीम है। रिटेल इन्वेस्टर की डिपेंडेंसी कहीं न कहीं एक एडवाइज़र पे या एक पोर्टल पे या एक ब्रोकर पे आती है। तो वो उन पे डिपेंडेंसी पे जब भी काम कर रहे हैं तो एक ड्यू डिलिजेंस कि किस तरह का बॉन्ड किससे डील कर रहे हैं, क्या बॉन्ड खरीद रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी क्या है, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, जो पोर्टल में मैं पैसा दे रहा हूँ वो एक्सचेंज को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एंड ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल वेज़ जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई पोर्टल सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पेमेंट आपका बीएसई में जा रहा है। क्योंकि आप जब भी बॉन्ड खरीदने जाते हैं या आप जब भी केवाईसी कराते हैं, वो डायरेक्टली एक्सचेंज में होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज एक बॉन्ड खरीदता हूँ किसी ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल के थ्रू, तो और अगर मैं पेमेंट करता हूँ, तो अगर ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल उस पैसे को डाइवर्ट करके अपने अकाउंट पे ले जाना भी चाहे, तो रिटेल कस्टमर को पता चल सकता है बिकॉज़ उसको अगर स्टॉक एक्सचेंज से मेल नहीं आता है कि उसको पैसे एक्सचेंज को मिल गए हैं,
तो वो उसकी एक क्वेरी रेज कर सकता है। तो देयर आर वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन प्लेस। तो वहाँ पे कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं, जिसके इन्वेस्टर को ये अवेयरनेस आ सकती है कि बॉस मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और राइट, मेरे ख्याल से कुल मिला के तमाम ज़रूरी जानकारी दर्शकों को जो चाहिए थी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को लेके जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है, किस तरह से निवेशकों के हित में है, किस तरह से पारदर्शिता यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है और सख्ती बरतने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, समय निकाला और दर्शकों को जानकारी दी आज। धन्यवाद कविता।